गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है लेसन नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन का अगर कोई एग्जांपल अगर हम ले, लीनियर पॉलिनोमियल हम उसको कहेंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? अब ये जो पॉलिनोमियल है इसका मतलब होता है, पॉली का मीन्स होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ठीक है, ये जो पॉली है इसका मतलब होता है मैनी, और ये जो नोमियल्स है इसका मतलब होता है टर्म। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं? इस तरह के फॉर्म के, ax प्लस बी, इस तरह के फॉर्म को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूँ, इक्वेशन क्यों नहीं कह रहा हूँ? इक्वेशन ये कब बनेगा? जब हम इसको इक्वेट करेंगे किसी नंबर से, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। जब हम उसको इक्वेट करते हैं तभी वो इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा? वो एक पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा हूँ, ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है। देखिए यहाँ पर सिर्फ x है, 1 वेरिएबल है, और इसका जो डिग्री है, जो पावर है, वो भी क्या है? 1 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा? क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, ऐसा टर्म होता है, ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका जो पावर है, जो इंडेक्स इंडेक्स भी कहते हैं उसको, वो 2 होता है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और उसके अंदर वेरिएबल भी एक ही होगा। फॉर एग्जांपल, इसका जो जनरल टर्म है वो इस तरह से हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर वेरिएबल जो है एक ही है, और इसका पावर जो है वो 2 है। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन होती है तब हम उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये उसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो इंडेक्स होता है, जो पावर होता है, वो 3 हो। ठीक है, लेकिन वेरिएबल एक ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ पर b, c और ये जो d है, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे a, b, c जो है वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर जो है 3 है। ठीक है, इसकी पावर जो है फर्स्ट टर्म की वो 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, या इसको कर्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, कर्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल भी ऐसा होगा जिसमें वेरिएबल 1 ही होगा, लेकिन उसका जो फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो पावर 4 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, यहाँ पर e जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो जिसकी पावर 4 होगी वो कर्टिक पॉलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिनोमियल्स के कुछ फॉर्म्स थे, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल का इस तरह का एक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज करना है। ठीक है, तो मतलब हम पूरे चैप्टर के अंदर इसी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ मैंने बताया हूँ
इसके ऊपर हमको कोई चर्चा नहीं करनी है, हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही बात करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक एक्टिविटी दी है पेज नंबर 30 के ऊपर, आपको एक ये एक्टिविटी दी है। इसमें हमको बताना है कि कौन से लीनियर पॉलिनोमियल्स है और कौन से जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएबल देखते हैं, एक वेरिएबल रहना चाहिए और यहाँ पर पावर जो है वो 1 रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये सेकंड वाली कंडीशन पर आइए, इसमें x की पावर जो है वो 2 है, यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी x की पावर जो है वो 1 है, यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस वाले को देखिए, इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, यानी कि ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी जो x की जो टर्म है, x की जो हायर पावर है, ये क्या कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक ही टर्म है, लेकिन ये इस एक टर्म को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 5x² प्लस 0x। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद में जो टर्म थी ये 0x का मतलब ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी। ठीक है, प्लस c, जो भी होगा मतलब आगे, तो इस हिसाब से जो है ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर तो ये 0 है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब x की जो हायर पावर है वो कितनी है, 2 है, इसलिए ये कैसी, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए पेज नंबर 31 पर भी आपको एक एक्टिविटी दी है ऊपर, इसमें हमको क्या बताना है, जो पॉलिनोमियल हमको दिया है उसके कोएफिशिएंट्स हमको वहां पर लिखना है। कोएफिशिएंट्स मतलब इस x के साथ में जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये नंबर्स को हम कोएफिशिएंट कहेंगे इस x के। अब यहाँ पर देखिए इस x² के साथ में इसका कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x², सारी टर्म्स के अंदर आपको x² के कोएफिशिएंट्स लिखना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² r, फर्स्ट इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, x के साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पे 1 है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। एंड थर्ड इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x r, अब हमको x के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, शायद ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। इसके बाद में यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -5। ठीक है, साइन के साथ में लिखना है, अगर माइनस साइन है तो उसका कोएफिशिएंट भी माइनस के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो यहाँ पर जो आएगा 0 आएगा। अब थर्ड इसमें हमको बताना है कांस्टेंट टर्म्स आर, जो कांस्टेंट टर्म्स है मतलब जिनके साथ में वेरिएबल नहीं है वो टर्म्स हम कांस्टेंट टर्म्स कहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है 5। ठीक है, सेकंड वाली जो पॉलिनोमियल उसमें कांस्टेंट है 0 और थर्ड में भी जो कांस्टेंट है वो भी है 0। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। सो इस तरह से हमको कोएफिशिएंट्स भी जो है आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं गिवन पॉलिनोमियल्स के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है, लेकिन वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ था, अभी हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया, इसका मतलब अब ये जो पॉलिनोमियल था अब ये इक्वेशन बन गया है। ठीक है, सो ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का,
जैसे कि हमको पता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो x का जो पावर है वो 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशंस और है, यहाँ पे a b और c जो है ये रियल नंबर्स है, a b c जो है वो रियल नंबर्स है, और एक कंडीशन और दी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a की जो वैल्यू है यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का a, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो हमारे पास में bx प्लस सी बचता है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, सो इसीलिए कहा गया है कि a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सब स्टार्टिंग में मैंने जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स बताया था उन सब के अंदर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 2 है इसको हम पावर भी कहते हैं, इसको हम डिग्री भी कहते हैं, और आपकी बुक में इसको स्पेशल इंडेक्स कहा गया है। ठीक है, सो इंडेक्स बोलो, पावर बोलो या डिग्री बोलो, एक ही बात है। बस आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स है और ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पेज नंबर 31 पर ही एक और एक्टिविटी दी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे। तो इसमें देखिए हमको एक्टिविटी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको दिए हैं, उनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ए बी और सी की कोएफिशिएंट्स हमको वहां पर लिखना है। ठीक है, ए बी सी की हमको वैल्यूज वहां पर लिखनी है। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, हमको पहला टर्म दिया है एक्स स्क्वायर और उसके बाद में जो है कांस्टेंट टर्म दिया है, बीच में का जो है एक टर्म गायब है यहाँ पर, तो हम उसको इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर जो है एक्स वाली टर्म जो है निग्लेक्ट नहीं है तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे 0x। ठीक है, बीच में तो कोई टर्म है नहीं ना, इसलिए हमने इसको 0x लिख दिया, माइनस ये कांस्टेंट टर्म है 4। ठीक है, देखिए ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए आप इसको, एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, एक्स की टर्म आ गई और एक कांस्टेंट टर्म आ गई। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब ए से इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, ए की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ में कोएफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पर, बी में क्या है, बी में यहाँ पर 0 है और सी में क्या है यहाँ पर -4 है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। ठीक है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। देखिए ये 2y और -7 को मैं इक्वल टू की साइड में शिफ्ट कर देता हूं, यहीं पर ही कर लेंगे पहले। y स्क्वायर, ये 2y इधर आएगा तो ये -2y हो जाएगा, -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, यहाँ पर हम इसको एज इट इज लिख लेंगे y स्क्वायर -2y प्लस 7। ठीक है, जनरल फॉर्म के अंदर हमने इसको लिख लिया। अब हमको यहाँ पर a b और c की वैल्यूज यहाँ पर लिखनी है। तो y के साथ में क्या है 1 है, b के साथ में क्या है यहाँ पे -2 है b की वैल्यू, और c कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पे 7। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले हम जनरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है तो हम इसको 0 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x के साथ में 1 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, सो इस तरह से ये एक्टिविटी यहाँ पर करनी थी आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट हम किसे कहेंगे, अब कंसीडर करिए यहाँ पर एक ये इक्वेशन दिया है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास में। अब इस पॉलिनोमियल में अगर x की अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू चूज करते हैं, ठीक है, और उस वैल्यू से अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इक्वेट टू 0 हो जाता है,
तो उस x की वैल्यू जो है वो कहलाएगी उसका रूट, या फिर हम उसको कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि पेज नंबर 32 पे आपको ये एग्जांपल दिया है, इसमें पहले जो है x की वैल्यू -6 कंसीडर की है। अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू -6 पुट करते हैं और उससे अगर हमको इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिल जाता है, तो इसका मतलब ये जो x इक्वल्स टू -6 है, ये इस पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगा, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। x की जगह पर हमको -6 पुट करना है, तो ये -6 होल स्क्वायर, -6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 एज इट इज। ठीक है, अब ये -6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 6 6 36 प्लस 5 इंटू -6 हो जाता है -30, और ये -6 एज इट इज। ठीक है, ये हो गया 36 -30 -6। ठीक है, अब -30 -6 -36 हो जाएगा, यानी कि 36 -36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा जो ये आंसर है, ये आंसर जो है 0 आ गया है। इसका मतलब x इक्वल टू -6, ये क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का रूट हो गया। x इज इक्वल टू -6 इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो x इक्वल टू -6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद में यहीं पर ही x की एक वैल्यू ली है जो है 2, x इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 2 हम इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर पुट करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, x की वैल्यू हमको यहाँ पे 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -6। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाता है -6। ठीक है, तो ये हो जाता है 14 -6, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये आंसर आ गया हमारा 8, लेकिन ये हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ही ये x इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या हम उसको कह सकते हैं x इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 33 पर आपको एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक्टिविटी का और फिर हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx square minus 14x minus 5 is equals to 0, then find the value of k by completing the following activity। हमको बताया गया है कि x इक्वल टू 5 जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, हमको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज। अब इस इक्वेशन का एक रूट हमको ऑलरेडी बताया है जो है 5। ठीक है, तो बॉक्स में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, x की वैल्यू जो है वो 5 पुट करना है इन दिस इक्वेशन, इन द अबव इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर। सो k लिखा है x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 14 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25k हो जाता है। ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 70 हो जाता है, और ये -5 एज इट इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। ठीक है, 25k माइनस -70 -5 हो जाता है -75 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 25 के एज इट इज है, ये -75 को इक्वल्स टू के राइट साइड में शिफ्ट किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू चाहिए, तो ये 75 तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और ये 25 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो 25 75 अपॉन 25 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 75। ठीक है,
सो इस तरह से ये एक्टिविटी करना था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे।